नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। प्रिय बच्चों, मैं श्रीमती नूतन सक्सेना, शासकीय हमीदिया बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गिन्नौरी। आज हम यहाँ पर कक्षा 12th हिंदी विशिष्ट व्याकरण के अंतर्गत आधुनिक युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में जानेंगे। बच्चों, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं और आप यह जानते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वीरगाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर आधुनिक काल की प्रवृत्तियों को जानेंगे और समझेंगे। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज की परिस्थितियों को लेखक अपनी लेखनी में उजागर करते हैं। इस काल में कवियों ने राष्ट्रीयता की भावना, प्रकृति चित्रण, अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का विरोध, प्रयोगों में नवीनता, प्रेम और सौंदर्य आदि विषयों पर अपनी रचनाओं को रचा है। बच्चों, आज हम यहाँ पर आधुनिक काल का संक्षिप्त परिचय आपको यहाँ बताएंगे। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ है। यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों एवं परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ है। इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोणों का आविर्भाव इस काल में हुआ है। तो बच्चों, इसका प्रारंभ कब से हुआ है? संवत 1900 से इसका प्रारंभ माना जाता है। अब आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है या आधुनिक हिंदी कविता का विकास क्रम क्या है? तो बच्चों, इसको 6 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम भारतेंदु युग, इसका सन है 1850 से 1900 तक। दूसरा है द्विवेदी युग, इसका सन है 1900 से 1920 तक। तीसरा है छायावादी युग, सन 1920 से 1936 तक। प्रगतिवादी युग, सन 1936 से 1943 तक। पांचवा है प्रयोगवादी युग, सन 1943 से 1950 तक। फिर आती है नई कविता, सन 1950 से अब तक। तो बच्चों, आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को 6 भागों में बांटा गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। तो आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में इसको लिखें और याद करें, क्योंकि आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम से संबंधित प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न जो है वह 4 नंबर का परीक्षा में आता है, जिसमें भारतेंदु युग की विशेषताएं, उसका सन और संक्षिप्त परिचय भी उसमें पूछा जाता है। अब हम भारतेंदु युग का संक्षिप्त यहाँ परिचय आपको बताएंगे। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चों? हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला युग है, इसलिए इसको प्रवेश द्वार माना गया है। इस युग को नव जागरण का युग भी कहा है, क्योंकि नव जागरण का युग से मतलब इस काल में अनेक परिवर्तन हुए हैं। भारतेंदु काल में जो कवियों की कविताओं की भाषा थी उसमें उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है।
इस युग के कवियों में नवीन के प्रति मोह, साथ ही प्राचीन के प्रति आग्रह भी था। इसमें नई सामाजिक चेतना उभर कर आई। भारतेंदु युग की मैंने यहाँ पर 4 विशेषताओं को लिया है। राष्ट्रीयता की भावना। इस युग के कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया। तो इस युग में क्या हुआ बच्चों? देश प्रेम की कविताओं को जनमानस में उतारने का प्रयास किया गया। सामाजिक चेतना का विकास। इस काल का काव्य सामाजिक चेतना का काव्य है। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों एवं सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने हेतु कविताएं लिखी। मतलब समाज में फैली हुई जो बुराइयां थी, रूढ़ियां थी, अंधविश्वास था, उसको इसमें खत्म करने की बातों को कविताओं में लिखा गया। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। अब भारतेंदु युगीन कवियों ने अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति अपना विरोध अपनी कविताओं में प्रकट किया है। विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। इस काल में काव्य के विविध रूप दिखाई देते हैं, जैसे मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य आदि। तो बच्चों इस युग की ये 4 विशेषताओं को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और इसके बारे में भी याद करें। राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। अब हम जानेंगे यहाँ पर इस युग के 2 प्रमुख कवि और उनकी 2 रचनाएं। बच्चों इस युग में और भी बहुत कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। इन कवियों की भी और रचनाएं हैं, कविताएं हैं, तो आप उनको लिखें और याद करें। मैंने यहाँ पर केवल 2 कवि और उनकी 2 रचनाओं को लिया है। पहले है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचना है प्रेम सरोवर प्रेम फुलवारी। दूसरे कवि प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली और मन की लहर। तो बच्चों इस युग के आप 2 कवि और उनकी 2 रचनाओं को लिखकर याद करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। इसका सन है 1900 से 1920 तक। यह युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। अनेक कवियों ने ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया है। उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में अनेक लेखों को प्रकाशित किया है और जिन्होंने नव जागरण का संदेश भी अपनी इस पत्रिका के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। इस युग में ऐतिहासिकता, पौराणिकता में भी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना का स्वर ही उभर कर सामने आता है। इस युग की विशेषताएं। पहली है देशभक्ति। देशभक्ति। द्विवेदी युग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला है। इस काल में देशभक्ति विषयक लघु एवं दीर्घ कविताएं लिखी गई हैं। अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए हैं। प्रकृति चित्रण। इस युग के कवियों ने प्रकृति के अत्यंत रमणीय चित्र खींचे हैं। प्रकृति का स्वतंत्र रूप में मनोहारी चित्रण इसमें उन्होंने किया है। चौथा है मानव प्रेम। द्विवेदी युगीन कविताओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से मिलती है। तो बच्चों ये 4 विशेषताओं को आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। इस युग के 2 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं। तो बच्चों मैथिली शरण गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने पंचवटी और रस कलश 2 रचनाएं मैंने यहाँ ली हैं। आप और भी इनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं। इनकी है और भी रचनाएं साकेत
और यशोधरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य मंजूषा और सुमन। बच्चों, अगला युग है छायावादी युग, जिसका सन 1920 से ये 1936 तक रहा। हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात छायावाद का समय हिंदी कविता के उत्कर्ष का युग है। इसमें डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह को छायावाद माना है। इस युग के आधार स्तंभ जो माने जाते हैं वह कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये इस युग के प्रमुख कवि हैं। प्रकृति पर चेतना के आरोप को भी छायावाद कहा गया है। इस युग का कवि मानवतावादी दृष्टिकोणों को लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। छायावाद की विशेषताएं: व्यक्तिवाद की प्रधानता, प्रकृति का मानवीकरण, वेदना एवं करुणा का आधिक्य, जीवन दर्शन, अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। तो बच्चों, पहला है व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता रही है। वहां कवि अपने सुख दुख एवं हर्ष शोक को ही वाणी प्रदान करते हुए खुद को अभिव्यक्त करते हैं। मतलब इसमें व्यक्तिवाद की प्रधानता यानी कवि अपने ही सुख दुख को यहाँ पर वर्णित करते हैं। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा है। तो इसमें यहाँ पर छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, यानी प्रकृति को क्या माना है, मानव से तुलना कर दी है उसमें। वेदना एवं करुणा का आधिक्य, हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति की अपूर्णता, अभिलाषाओं की विफलता, सौंदर्य की नश्वरता, प्रेयसी की निष्ठुरता, मानवीय दुर्बलताओं के प्रति संवेदनशीलता छायावादी कवि के काव्य में अधिक पाई गई है। जीवन दर्शन, छायावादी कवियों ने जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोणों को अपनाया है। वेदना, अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, अज्ञात सत्ता के प्रति कवि में हृदयगत प्रेम की अभिव्यक्ति पाई जाती है। इस अज्ञात सत्ता को कवि कभी प्रेयसी के रूप में तो कभी चेतन प्रकृति के रूप में देखता है। बच्चों, इस युग के जो आधार स्तंभ माने गए हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी दो रचनाएं कामायनी और लहर। कामायनी इनका महाकाव्य है। सुमित्रा नंदन पंत इनकी पल्लव और ग्रंथि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला परिमल अनामिका। महादेवी वर्मा रश्मि और नीरजा। तो बच्चों, इनकी और भी आप रचनाओं को याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। छायावाद का ही एक रूप रहस्यवाद है। रहस्यवाद सृष्टि के आरंभ से ही कवियों को प्रिय रहा है। कण कण में परमात्मा के होने का आभास ही रहस्यवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। वेदों में उषा, मेघ, सरिता आदि के वर्णन में अव्यक्त परमात्मा के स्वरूप को लक्ष्य किया गया है। यह जगत प्रकृति ही रहस्यमय है। रहस्यवाद में कण कण में परमात्मा होने का आभास ही रहस्यवाद है, क्योंकि रहस्यवादी कवियों ने प्रकृति में ही परमात्मा के दर्शन किए हैं। रहस्यवाद की विशेषताएं: अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम, परमात्मा से विरह मिलन का भाव, जिज्ञासा की भावना, प्रतीकों का प्रयोग। अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम। इस युग की कविताओं में अलौकिक सत्ता के प्रति
जिज्ञासा, प्रेम का आकर्षण जैसे भाव व्यक्त हुए हैं। परमात्मा से विरह मिलन का भाव, यहाँ पर आत्मा को परमात्मा की विरहणी मानते हुए उससे विरह व मिलन के भाव व्यक्त किए गए हैं। जिज्ञासा की भावना, इस युग में जिज्ञासा की भावना बहुत अधिक रही है। सृष्टि के समस्त क्रियाकलापों तथा अदृश्य ईश्वरीय सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव इसमें प्रकट हुए हैं। प्रतीकों का प्रयोग, प्रतीकों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति इसमें की गई है। तो रहस्यवाद क्या है? परमात्मा से विरह मिलन का भाव इसकी विशेषता है। जिज्ञासा की भावना, इस युग में कवियों को बड़ी जिज्ञासा रही है और वही जिज्ञासा को उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा है। इस युग के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, जिसकी रचनाओं को हम पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है, और कबीर की जो रचनाएं हैं वह रहस्यवाद से संपूर्ण है। महादेवी वर्मा, इनकी है निहार और रश्मि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी है गीतिका। तो बच्चों, ये इसके प्रमुख कवि हैं कबीर, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परीक्षा की दृष्टि से छायावाद और रहस्यवाद में अंतर बहुत महत्वपूर्ण है और इसको पूछा जाता है। 4 नंबर का ये प्रश्न आता है परीक्षा में। बच्चों, छायावाद में चिंतन की प्रधानता है और रहस्यवाद में कल्पना की प्रधानता है। छायावाद में क्या है? चिंतन की प्रधानता है और रहस्यवाद में कल्पना की प्रधानता है। मतलब रहस्यवादी कभी कल्पनाओं में खोया हुआ है और छायावादी कभी बुद्धि तत्व को उसमें विशेष महत्व देता है। छायावाद ज्ञान एवं बुद्धि तत्व की प्रधानता है और रहस्यवाद में भावना की प्रधानता है। छायावाद प्रकृति दार्शनिक है और रहस्यवाद मूल में ही प्रकृति है। मतलब रहस्यवादी कवियों ने प्रकृति ही को परमात्मा से जोड़ा है, आत्मा और परमात्मा का यहाँ वर्णन किया है। तो यहाँ पर रहस्यवाद में मूल क्या है? प्रकृति है। छायावाद में प्रकृति दार्शनिक है, क्योंकि छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। अगला है प्रगतिवाद। इसका सन है 1936 से 1943 तक। प्रगति शब्द का अर्थ है चलना, आगे बढ़ना। अर्थात यह वह वाद है जो आगे बढ़ने में विकास रखता है। प्रगतिवाद काव्यधारा समाज में निहित शोषक वर्ग की भर्त्सना और शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव रखती है। पूंजीपतियों, जमींदारों को बुराई तथा गरीब मजदूरों को सम्मान की दृष्टि से देखती है। तो इस युग में क्या हुआ? इस युग में पूंजीपति और जो जमींदार लोग हैं उनको इसमें उन्होंने बुराई की दृष्टि से देखा और मजदूरों को सम्मान की दृष्टि से देखा है। यह काव्यधारा कला की अपेक्षा जीवन को, व्यक्ति की अपेक्षा समाज को और स्वानुभूति की अपेक्षा सर्वानुभूति को प्रधानता देती है। प्रगतिवाद की विशेषताएं: शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति। प्रगतिवादी कवियों ने किसानों, मजदूरों पर किए जाने वाले पूंजीपतियों के अत्याचार के प्रति अपना इसमें विरोध प्रकट किया है। तो यहाँ पर जो शोषकों के प्रति विद्रोह यानी जो पूंजीपति लोग हैं उनका विद्रोह किया है और जो मजदूर वर्ग हैं उनको सम्मान की दृष्टि से देखा है और उनके प्रति सहानुभूति उन्होंने व्यक्त की है। आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। इस युग के कवियों ने आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल देते हुए निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के अंतर को समाप्त करने पर बल दिया है। नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर। प्रगतिवादी कवियों ने नारी को उपभोग की वस्तु नहीं समझा वरन उसे सम्मानजनक स्थान दिया है। इसलिए इस युग में नारी को शोषण से मुक्त कराने हेतु भी उन्होंने कविताओं को लिखा और उसका प्रयास भी किया। ईश्वर के प्रति अनास्था। इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया है।
वे ईश्वरीय शक्ति की तुलना में मानवीय शक्ति को अधिक महत्व देते हैं। प्रतीकों का प्रयोग अपनी भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए इस काल के कवियों ने प्रतीकों का सहारा लिया है। तो बच्चों, ये पांचों विशेषताओं को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें और याद करें। इस युग के दो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। पहले हैं नागार्जुन। इनकी रचना का नाम है प्यासी पथराई आंखें और दूसरी है युगधारा। शिव मंगल सिंह सुमन, जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया। इस युग के एक और कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनकी है युगवाणी और ग्राम्या। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इन्होंने भी कुकुरमुत्ता एक कविता लिखी है और उसमें भी इन्होंने पूंजीपति और मजदूरों के प्रति अपने भावों को प्रकट उसमें किया है। अगला है प्रयोगवाद। इसका सन है 1943 से 1950। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 में अज्ञे के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। इसकी भूमिका में अज्ञे ने लिखा है, यह कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं। नवीन यानी नई राहों पर चले और अन्वेषी यानी कुछ खोज की उन्होंने। तो नई नई कविताओं की खोज इस युग के कवियों ने की। इन कवियों ने नए उपमान, नया छंद, विधान गढ़ने, नए शब्दों का प्रयोग करने तथा नए शब्दों में नए अर्थ भरने के प्रयोग भी किए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अज्ञे के संपादन में प्रति मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। उसमें प्रयोगवाद का स्वरूप स्पष्ट हुआ है। 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ और तत्पश्चात तीसरा तार सप्तक। जीवन और जगत के प्रति अनास्था प्रयोगवाद का एक आवश्यक तत्व है। प्रयोगवाद की विशेषताएं। नवीन उपमानों का प्रयोग। प्रयोगवादी कवियों ने पुराने एवं प्रचलित उपमानों के स्थान पर नवीन उपमानों का इसमें प्रयोग किया है। बुद्धिवाद की प्रधानता। इस युग के कवियों ने बुद्धि तत्व को अधिक प्रधानता दी है। इस काल की कविताओं में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर मुखरित हुआ है। इन कवियों ने रूढ़ि मुक्त नवीन समाज की स्थापना पर बल दिया है। व्यंग्य की प्रधानता। इस काल के कवियों ने व्यक्ति व समाज दोनों पर अपनी व्यंग्यात्मक लेखनी चलाई है। मुक्त छंदों का प्रयोग। प्रयोगवादी कवियों ने इस अपनी कविताओं में मुक्त छंदों का प्रयोग किया है, मतलब छोटे छोटे छंदों का उसमें उन्होंने प्रयोग किया है। इस युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। बच्चों, अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। इनका उपनाम अज्ञे है, इसलिए इनको अज्ञे के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना है हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष ये रोंदे हुए। धर्मवीर भारती, इनकी रचना है अंधा युग और कनु प्रिया। तो बच्चों, आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। अब आती है नई कविता, जिसका सन है 1950 से अभी निरंतर चल रहा है। प्रयोगवादी कविता का ही आगे का दौर नई कविता के रूप में उभर कर हमारे सामने आया। नई कविता की विषय वस्तु मात्र चमत्कार न होकर एक भोगा हुआ जीवन यथार्थ है। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता है जिसमें नवीन भावबोध, नए मूल्य तथा शिल्प विधान है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहली बार मनुष्य की व्यवस्था, असहायता, निरुपायता सामने आई और उसने अपने अस्तित्व का संकट अनुभव किया। नई कविता की 4 विशेषताएं। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता,
क्षणवाद को महत्व, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। लघुवाद, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, मानव जीवन को संपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। दूसरा है प्रयोगों में नवीनता, तो इस युग में नए नए भावों को, नए नए शिल्प विधानों को प्रस्तुत किया गया। क्षणवाद को महत्व, जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण मानकर जीवन की एक एक अनुभूति को अपनी कविताओं में स्थान कवियों ने दिया। अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, मानव व समाज दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ चित्रण इसमें किया गया। इस युग के प्रमुख कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जगदीश गुप्त। भवानी जी की दो रचनाएं गीत फरोश सन्नाटा, जगदीश गुप्त की नाव के पांव और शब्द देश। बच्चों, आज आपने यहाँ पर आधुनिक युग की प्रवृत्तियों के बारे में जाना और उनको हमने 6 भागों में बांटा है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद और नई कविता। तो हमने आज यहाँ पर उसकी विशेषताएं, उसके 2 प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जाना। गृह कार्य के लिए आपको कुछ यहाँ प्रश्न दिए जा रहे हैं, आप उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और उनके उत्तरों को अपनी किताब में से देखकर लिखें। पहला है, भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु युग में काव्य की भाषा क्या थी? हमने पढ़ा है भारतेंदु युग का जब परिचय उस समय बताया है आपको, तो आप इसमें लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? चौथा है, कामायनी किस युग की रचना है? प्रगतिवादी 2 कवि और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तार सप्तक का संपादन प्रथम बार कब और किसने किया? नई कविता के एक कवि तथा उनकी एक रचना का नाम भी लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 4 नंबर के आते हैं। भारतेंदु युग के काव्य की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी काव्य की 3 विशेषताएं लिखिए। नई कविता की 3 विशेषताएं लिखिए। इसमें प्रयोगवाद और प्रगतिवाद में अंतर भी परीक्षा में पूछा जाता है। छायावाद और रहस्यवाद में अंतर भी पूछा जाता है। बच्चों, आधुनिक युग की प्रवृत्तियों के बाद अगला जो हमारा शिक्षण का बिंदु है वह है राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो हम यहाँ पर उसका संक्षिप्त परिचय आपको बताएंगे। राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा अथवा भारतीय संघ की भाषा है। भारत का संविधान बनाते समय हिंदी को राजभाषा माना गया है और ये 7 राज्यों में हिंदी राजभाषा है। शेष राज्यों में अपनी अपनी प्रदेशों की भाषाएं हैं। सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। जैसे महाराष्ट्र की जो राजभाषा है वह क्या है? मराठी है। गुजरात की गुजराती है और हमारे मध्य प्रदेश की हिंदी है। तो अपने अपने प्रदेशों में जो उनकी भाषाएं हैं, मातृभाषा, वही उनके राज्य की राजभाषा होती है। राजभाषा बनाने के लिए सरकारी कामकाज इसी भाषा में होना चाहिए। जैसे हमारा शिक्षा का माध्यम है, कार्य के जो निर्णय हैं, रेडियो और दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए। राष्ट्रभाषा क्या है? प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य और इतिहास की प्रेरणा निहित होती है जो जनजीवन को प्रभावित करती है। राष्ट्रभाषा उसी तरह महत्वपूर्ण होती है जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह। अब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रमुख कारण क्या है कि देश में इसके बोलने वाले 60% से अधिक हैं। इसलिए
ये हमारे देश की प्रमुख भाषा है। यही एकमात्र ऐसी भाषा है जो सभी प्रांतों में किसी न किसी रूप में समझी और बोली जा सकती है। बच्चों, यहाँ पर मैं ये 2 प्रश्न आपको दे रही हूँ, आप इसको लिखें और याद करें, क्योंकि ये भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर पूछा जाता है, जिसका अंक होता है 4। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कोई 2 अंतर लिखिए। राष्ट्रभाषा की कोई 2 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर आधुनिक युग की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताएं, उस युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को जाना, और राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है उसका संक्षिप्त परिचय भी यहाँ पर दिया। तो बच्चों, आप सभी को आज का ये भाग पसंद आया होगा। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।